95 में earlier. So ये जब इनका मीटिंग होता तो उस टाइम में some changes were thought to be brought about. उसको अमेंड करने की भी बात चल रही थी और क्या क्या इंक्लूड करने को देख रहे थे उसमें सिक्योरिटी ट्रेनिंग का, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सीनियर रेटिंग्स, कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड्स फॉर टैंकर्स इंक्लूडिंग दिस आइडेंटिफिकेशन. ये मालूम है क्या था अर्लियर सबसे पहले क्यों स्टार्ट हुआ ये, व्हाट वाज द नीड टू स्टार्ट दिस? मेन कारण था कि देयर वर नो स्टैंडर्ड्स एज सच. एवरी कंट्री वाज हैविंग its own system of training and putting them on board. तो एक कंट्री है वो अपने हिसाब से सोच रही है कि ये होना चाहिए, दूसरी कंट्री अपने हिसाब से सोच रही थी. कॉन्ट्रैक्ट्स का भी अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो रहा था. सो देन एंड एक्सीडेंट्स वर हैपनिंग ऑब्वियसली. सो देन द IMO दे थॉट कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए ट्रेनिंग के, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए. उसके बाद किसी को एक्स्ट्रा कराना है वो एक्स्ट्रा करे, बट मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने के लिए दिस थिंग केम. एंड प्रायर टू दिस देयर वाज नथिंग. एवरी कंट्री वाज हैविंग इट्स ओन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. सो रिव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर सेफ मैनिंग एंड रेस्ट पीरियड्स, ये सब आता रहा. रेस्ट पीरियड्स भी आ गए थे आपके. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था उसको. एडमिनिस्ट्रेशन को, शिपिंग कंपनीज को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड सीफेयरर्स. तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता, अमेंड रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन. राइट, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आपका फ्लैग स्टेट्स या डीजी शिपिंग. Shipping companies का responsibility to plan training of their crew in a packaged manner. Right, जब छुट्टी में आप आ रहे हो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का था to revise them according to the new standards and to meet those requirements. And seafarers would require additional training during their leave period. तो single phase training rather than जब आप जहाज पे हो उस ट्रेनिंग को हटाकर उनका स्टैंडर्डाइज कर देते हैं. फिर 38 जो मीटिंग है उसमें जो स्ट्रक्चर था, रिटेन द स्ट्रक्चर एंड गोल्स ऑफ द 95 डिवीजन. ठीक है, नॉट टू स्केल डाउन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो 95 के थे, नॉट टू अमेंड द आर्टिकल्स ऑफ कन्वेंशन. दीज आर थिंग्स व्हिच वर एड्रेस्ड. एड्रेस इनकंसिस्टेंसीज, outdated requirements, technological advances, उनको लेके आओ. Address requirements for effective communication. Provide for flexibility, innovation and technology. Address the special character and circumstances of short sea shipping trades and all that, offshore industry का. Address security related issues. These were the things which they wanted to introduce into the 95 वाले में. तो 95 का जो था पहला 78 था STCW 78. उसके बाद फिर they brought about changes और काफी changes हुए थे in your 95 वाले में, right, as compared to the previous one. So बहुत major changes were brought about. Of course there were a lot of technological advances in the maritime industry, GPS, SATs वगैरह आ गए थे. Okay, so chapter 1, general provision. There are some changes made. The term appropriate certificate was removed, right? Main certificates of masters officers and GMDs as operators, usko certificate of competency. Then certificates for other regulations including ratings, certificate of proficiency and documentary evidence on सब के लिए. Then COC shall be issued only by the administration after verification of authenticity and validity of the necessary documentary evidence. Tanker endorsements वो सिर्फ administration करेगा issue, मतलब training institutes नहीं कर सकते, it will be the administration. Recognition
Endorsement shall also be issued by flag states for certificate of competency, tanker endorsement of officers. Then ये changes जो आए हैं उसमें उसके बाद बता रहा हूँ और 95 में बहुत सारे changes आए थे. Near coastal voyages जो performed हो रहे to include course of other countries also, undertaking the with the countries concerned आपस में bilateral arrangement करके. NCV certificates issued by one country may be accepted by another country for near coastal voyages. इसके लिए फिर again with the neighboring countries आपके साथ undertaking हो या कोई bilateral arrangement हो. Incorporate near coastal limits in certificate of competencies and not intended to cover worldwide voyages. ये आपका जो near coastal voyages. Then introduction of port state control, which was not there earlier. Assessment of the ability of seafarers to maintain watchkeeping and security standards. Compromise to safety in the list. यहाँ पे क्या था? Compromise to security means कि उनको wide ranging powers दे दी गई थी जो हमारे port state control थे. Security, zero tolerance. कि जहाँ पे भी सिक्योरिटी का वो तुम लोग किया तो उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं. एंड the port state control officers to assessment of the ability of the seafarers to maintain watchkeeping. In other words, they can question you. जैसे खासकर initially they started with GMDSS कि अगर false alert दे दी है GMDSS में उसमें हाँ GMDSS में SATC में या किसी में भी आपने MFD HC में तो उसको कैंसिल कैसे करोगे. So these kind of things they would ask initially. You are starting off lifeboat engines, you are starting off emergency fire pump, etc. Yeah, these were the things. और अगर उनको कुछ डाउट होता था तो और डीप जाते थे. So काफी उनको पावर दे दी गई थी. अब तो और भी ज्यादा पावर है. Okay, national laws enforce appropriate measures to prevent fraud and unlawful practices for certificates and endorsements. बहुत सारे certificates ऐसे थे जो फर्जी थे. People coming on joining the ships not having the PCM का minimum requirements. आर्ट्स वाले हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट बना करके क्लास 10 12 के forged documents for PCM और आकर के अपना मशीनें भी ज्वाइन कर देते. That's quite common. May allow distance learning or e-learning. Okay. Compliance with the compliance document to be sent to IMO. So once a flag state has complied with all the requirements जो STCW के हैं, अपना document they would send to the IMO for demonstration that we have agreed to the convention and we have implemented it. Now, whitelist, review of the whitelist. Now those countries जिन्होंने ये जो amendments को कर दिया था अपने documents submit कर दिया and they complied with the requirements of the convention, they were put in the whitelist. And those who did not comply, उनको grey list में डाल दिया. Those countries who were currently in the whitelist, but they have not complied with the requirements of 95, उनको whitelist से हटा के grey list में डाल दिया. अब इसमें क्या होता था white list grey list में होता, let's say India is in the grey list, then officers from India, Indian officers would not be allowed to sail on ships of the white class flags. So let's say Singapore is white flag, they have complied with the requirements of STCW 95 and India has not complied, grey list में है. So Indian officers would not be employed, by Singapore flag state. या जो ships हैं, Indian ships, Indian registered ships, they would not be allowed entry into the ports of the whitelist countries. या उनको allow कर दिया, but they will be subject to very strict, stringent inspections. So these are some of the disadvantages of not complying with the requirements.
Then 5 yearly independent evaluation to be sent to IMO after further amendments, Harik Track said, and QSS to include procedures for issue of medical certificates. Medical certificates also when they were approved, तो सबके जो medical certificates थे, they are now valid for 2 years, except for those candidates who are 18 years or less, उनके लिए 1 साल का है, but अब 2 साल की वैलिडिटी है उनकी, बट 95 से पहले उनकी जो वैलिडिटी खाली 1 साल की हुआ करती थी. इनफैक्ट 95 का भी आपका देखेंगे तो 1 ईयर की वैलिडिटी. इट्स ओनली आफ्टर 2010 के जो अमेंडमेंट्स आते तब then it became this thing. List of approved medical practitioners to be made available with the DG shipping. हर एक पोर्ट में या जहाँ भी आप कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे मेडिकल जो है they have to be what you call approved by the government, that is by DG shipping administration. If a medical certificate expires during the voyage, it shall continue to remain in force till the next port where recognized medical practitioners are available, but not more than 3 months. Eyesight and physical ability standards for medical examinations वो prescribe की गई है. Evaluation of the recognized country, whitelist country, no endorsement, attest and recognition of countries without certification of the. तो वो जो मैं व्हाइट लिस्ट की बात कर रहा था, तो व्हाइट लिस्ट में क्या होता था कि लेट्स से यू आर फ्रॉम इंडिया और इंडिया व्हाइट लिस्ट में है, तब तो ठीक है. आपका जो सर्टिफिकेट है, आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको दूसरी कंट्री के एंडोर्समेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे पनामा, लाइबेरिया, उनके एंडोर्समेंट्स भी मिल जाएंगे. बट इफ यू आर इन अ ग्रे लिस्ट, तो जैसा मैंने आपको फिर बताया, यू विल नॉट बी एबल टू सर्व ऑन शिप्स ऑफ व्हाइट कंट्रीज एंड आपका सर्टिफिकेट का एंडोर्समेंट भी नहीं होगा. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड electronic verification authenticity of certificates. Now, electronic verification, ये था कि like I told you, there were a lot of forged documents, forged certificates being floating around in the industry. तो electronic verification जो अब क्या करते हैं हम लोग, let's say अभी आप एग्जाम दे रहे हैं अपने, ठीक है, ARI में आपने कोर्स किया, आपके नाम सब कुछ, एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द DG वेबसाइट. आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं. नाउ लेट्स से यू आर डूइंग दिस phase 2 course here with ARI. Once you have completed your course and you have given your internal assessment और पास हो गए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वो मिलता है, आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट. अर्लियर आप लोगों को पता है, हम लोग इशू करते थे, हर एक इंस्टीट्यूट इशू करेगा, साइन करेगा, आप साइन करोगे, आपको दे देते. बट नाउ इट इज बीइंग डन इलेक्ट्रॉनिकली. पहले नो, दीस डेज इट इज बीइंग डन इलेक्ट्रॉनिकली बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स. अदरवाइज क्या करते थे हम कि लेट्स इट अंटिल लास्ट ईयर और बिफोर दैट हमने सर्टिफिकेट जनरेट किए, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया, उसका ओरिजिनल कॉपी अपने पास रख ली. वो सर्टिफिकेट नंबर we would then upload on the DG website. Who will do it? ARI will do it, or training institute will do it. That Mr. So and so, CDC number so and so, passport number so and so, whatever, endorsed number so and so, he has done so and so course, completed that course and he has passed examination. ये उसका सर्टिफिकेट नंबर है. डेट भी मेंशन होगी, फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट, 15th of so and so to 14th of so and so. हमने एंटर कर दिया. उसके बाद सर्टिफिकेट आपको देते हैं, आप लोग भी एंटर करते हो अपनी तरफ से, राइट. द सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कैसे होता है, वहाँ पर मैच करता है कि जो हम लोगों ने आपको दिया है वही एंट्री आप भी कर रहे हो. मैच हो गया, दैट मीन्स योर सर्टिफिकेट इज जेन्युइन.
अब अगर आप कहीं से फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट लेके आते हो, मतलब विच हैज नॉट बीन इश्यूड बाय ARI और द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आप जब एंट्री करोगे वो तो सही है, आपने एंट्री कर दी फॉर्ज्ड की, लेकिन मैच किससे करेंगे? ARI ने तो कोई इश्यू नहीं किया है, so it will reject your entry. So once you have completed your course, we update all the details of that particular course. आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देता है, जब आप डालते हो तो वो वेरीफाई हो जाता है, राइट? सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। और जितने भी है सबका ऐसा ही है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आपका नाम हम लोग यहाँ से अपडेट करते हैं। वंस यू कंप्लीटेड, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब हम लोग अपडेट करते हैं। ओके, ऑलराइट। So revalidation of COC is permitted if sailed for 3 months in the last 6 months before revalidation. अब इसमें इन्होंने तो ये रख रखा है, बट एज यू नो फ्लैग स्टेट कुछ ज़्यादा कर सकता है, कम नहीं कर सकता है, राइट? हम लोग जैसे 5 साल हो गया आपका, सर्टिफिकेट को रिन्यू करना है, रिवैलिडेट करना है, तो उसके लिए क्या करते थे? आप लोग आएंगे, कोर्स करेंगे 10 दिन का, 5 दिन का, वो मास्टर्स 11 दिन का, चीफ इंजीनियर वो लोग करेंगे, और करके अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे रिवैलिडेशन, फिर अपने COC को MMD में जाके रिन्यू करा लिया फॉर another 5 years after having completed that revalidation. वो अब खत्म हो गया है, 10 दिन का 11 दिन का जो करते थे पहले before revalidation. Right, for revalidation then may revalidate up to the 5th anniversary के लिए, तो वो जो यहाँ जो अभी रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव सेल फॉर एटलीस्ट 1 year इन द प्रीवियस 5 years में आप अपना सर्टिफिकेट वो कर सकते हैं, या फिर दोबारा कोर्स करिए। Company to ensure seafarers have received refresher and updated training as per the convention. So वो जो 4 बेसिक कोर्सेज हैं आपके, फायर फाइटिंग, PSSR, ये सब PSCRB जो है, वो आपको रिफ्रेश करना है, और वो करना है, ठीक है? दैट थिंग यू हैव टू डू इट आफ्टर एवरी 5 years. वो जो 10 दिन का कोर्स होता था या 5 दिन का जो रिवैलिडेशन होता ना हमारा, वो खत्म हो गया। Okay, transitional provisions will be decided in the diplomatic conference in Manila. Now, transitional provisions मतलब ये जो पीरियड है जो आपको दिया जा रहा है ट्रांजिशन का, वो मनीला में जब कन्वेंशन होगी तो तब डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस होगी, तब वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। एंड एज यू नो कि मनीला में जो हुआ था तो 5 साल का वो दिया था, from 1st January 2012 to 31st December 2016, or with effect from 1st January 2017, all certificates were required to be complied to the 2010 amendments जो है, they had to comply, everything had to comply. लेकिन वो जो फेस था 5 साल का, वो था from 1st January 2012 to 31st December. So उससे पहले, मतलब ये जो 5 साल का जो पीरियड है, उससे पहले अगर आपके पास STCW 95 का था, गुड इनफ, यू कुड स्टिल सेल। एंड ऑफ कोर्स ये 5 साल में आपका वो STCW 95 वाला एक्सपायर हो जाता COC, और आपको आना पड़ता रिवैलिडेशन के लिए, और तब आपका रिवैलिडेशन होता एज पर STCW 2010, और आपको फर्स्ट नया सर्टिफिकेट मिल जाता। ओके, सो अब चेंजेस क्या क्या आए थे? सेलेक्शन नेविगेशन को हटाने को देख रहे थे, वो मतलब जो साइट वाइट थी ना उसको ख़त्म कर दो, ये नॉर्वे से एक प्रपोजल आया था विच वॉज रिजेक्टेड। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए, नॉर्वे ने कहा तो डिलीट सेलेक्शन नेविगेशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट स्टैंडर्ड्स, तो दिस वॉज रिजेक्टेड क्योंकि SAT-C वगैरह आ गए हैं, सैटेलाइट्स आ गए, GPS आ गया, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक पोजिशन सिस्टम, उन्होंने कहा नाउ व्हाट इज द पॉइंट टेकिंग स्टार साइट, मून साइट एंड ऑल दैट।
तो दे सजेस्टेड बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, तो इसलिए अभी भी आपका वो चल रहा है, रनिंग फिक्स, टारगेट फिक्स और पता नहीं क्या क्या जो भी कराते हैं वो अभी भी चल रहा था। पेपर फ्रॉम यूएसए, उसने कहा था कि वी कैन नॉट गारंटी द जीपीएस की लायबिलिटी या कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट्स। सही बात है, जीपीएस है, फेल भी हो सकता है, और फेल हो गया तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो यूएस ने कहा था वी कैन नॉट गारंटी दैट कि हमेशा एक्यूरेट रहेगा, हमेशा चलता रहेगा या उससे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, सो सर्टन थिंग्स और भी कंट्रीज ने अपने अपने वो किया। नाउ एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइडेड इन द बी कोड आएंगे अभी इसमें। ब्लाइंड वैलिडेटेड टेक्निक्स इन ब्रिज वॉच कीपिंग ये इंक्लूड कर दिया गया था। आई डोंट नो, पता नहीं आपके उसमें है या नहीं है, बट नाउ इन सेकेंड में इट्स ये मैं पढ़ाता हूँ, ब्लाइंड पैलेटेज टेक्निक्स उसमें ऐड कर दिया था। बट व्हाट ब्लाइंड पैलेटेज टेक्निक होती क्या है? इट इज यू नो यू आर डूइंग नेविगेशन विदाउट रिकोर्स टू एनी आउटसाइड दिस थिंग, तो मतलब बाहर बिल्कुल फॉग है, थिक फॉग है, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, तो हम वी हैव टू रिलाई ऑन द रेडार। तो वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, इट इज ऑल अबाउट दैट। मेन सबसे जो मेन होती है उसमें पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक्स होती है। एनीवे, so use of ship reporting system and VTS, bridge resource management. Now bridge resource management BRM ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है CRM से। CRM is cockpit resource management। दो जहाज थे, एयरक्राफ्ट, एक पनाम का था, एक देख कोलाइडेड व्हेन लैंडिंग इन ये अपना कौन से आइलैंड है, लास पामास पे, कनेरी आइलैंड्स। सो एक टेक ऑफ करा था, एक लैंड करा था, उस टाइम में कोलिजन हो गया इनका। सो तब से इनका some 300 people odd people died in this। so उसमें cockpit resource management शुरू किया गया था, और वहाँ से it filtered down into the shipping industry as bridge resource management। electronic charts ECDIS system आ गया था। MRSAR was changed to IMSAR। ये शायद मैंने जब आपको बताया होता IMSAR करा रहा था, तो मैंने कहा पहले इसको MRSAR कहते थे, मर्चेंट शिप सर्च एंड रेस्क्यू मैनुअल, और अब वो चेंज हो गया, IMSAR मींस दोनों मिलके कर रहे थे। ओके, प्रपोजल फॉर नॉर्वे टू डिलीट विजुअल सिग्नलिंग मोर्स कोड, ये सब राइट, अगेन रिड्यूस टू सिंगल लेटर, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो अभी भी चल रहा है आपका मोर्स कोड। सो दीज वर द चेंजेस व्हिच various countries had presented कि ये करो नहीं करो। Proposal for Norway to include integrated bridge and navigation system, ये भी accept नहीं किया गया था उस वक्त। Leadership team working skills, ये मिसेस निधि शर्मा खन्ना जो है वो कराती है। These were added into it। Integrated navigation system उन्होंने कहा अभी नहीं होगा, but not right now। ओके, ये डेक्का लोरान रिप्लेस्ड बाय टेरेस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन डेक्का। अभी आप, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव वर्कड ऑन और हर्ड ऑफ डेक्का, बट दिस वाज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ पोजीशन फिक्सिंग हमारे टाइम पे, एंड बट ओनली कोस्टल वाटर्स में, इंग्लिश चैनल में खास करके बहुत यूज़ करते थे हम, डोवर स्टेट्स इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी में, बाल्टिक सी में, वहाँ बहुत यूज़ होता था। फिर आउटडेटेड हो गया, बट नाउ दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग इट बैक। लोरान सी हुआ करता था, अब लोरान ई आ रहा है, लॉन्ग रेंज है, पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम। ओके, ECDIS चार्ट्स डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यू नो IMSAR हो गया। IMSBC कोड, इसको भी चेंज करता है वही IMSBC कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस फॉर सॉलिड बल्क कार्गोस होता था पहले, अब उसको ये बोल दिया IMSBC कोड, इंटरनेशनल मैरीटाइम सॉलिड बल्क कार्गोस कोड, खाली नाम बदला है और कंटेंट्स वैसे ही हैं, चैप्टर्स उतने ही हैं, सेक्शंस उतनी हैं। ABC कार्गो को वैसे ही ग्रुप करते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C का कार्गो, पर थोड़े से चेंजेस इस पर भी आए हैं। लीडरशिप मैनेजर स्किल्स, ये
वो कर गया है, किया है ऑलरेडी, थोड़ा सा डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे रेटिंग्स के लिए। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, 18 months C service, 12 months C service, approved training, training record book, meeting the requirements, issue of certificate. So any AB डेक का जो है उसके पास अगर ये रिक्वायरमेंट्स है और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, 18 महीने का C सर्विस चाहिए, 12 month सर्विस फॉर approved training, training record meets the required criteria, उसको भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 30 months education and training, which has been replaced with combined workshop skill and 12 months on board. 36 months approved seagoing service, 6 months engine room watch keeping certificate apart from seagoing service, and whatever training meeting the requirement, usko bhi certificate. Operational level plus, and in addition, ye chahiye sab kuch, internal communication, electrical, electronic control system, automation. These are the additional things which were included. Management level, C time requirements for second and chief engineer revised in line with chief mason masters. Right? उनका पहले C time की बात कर रहे हैं, propelling time पहले होता है ना. Electronic, electrical and control systems enhanced हो गया. आपका रेट वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते हैं, अब उनको इलेक्ट्रो टेक्निकल पता नहीं क्या नाम दे रखा है, आई थिंक इलेक्ट्रो टेक्निकल है ऑफिसर्स, ETOs. यस सर, इलेक्ट्रो टेक्निकल। हाँ, ETOs आ गया, पहले इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होता था। वॉच की भी, हाँ जी, हाँ सर, पहले बत्ती होते था, उसको थोड़ा सा टेक्निकल नाम दे दिया। तो क्या करते हो अब? बत्ती नहीं बोलते, अब क्या बोलते हो? अभी बत्ती बोलते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना, अभी भी बत्ती बोलते हैं। ओके, सो ये है आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट एओल सीफेरर इंजन रूम का, उसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है। 12 months C सर्विस, 6 months C सर्विस, अप्रूव ट्रेनिंग, ये सब करेगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक मेंटेन करके meet the requirements, or he can also, this is a requirement for able seafarer engine. New company standards for electrotechnical ratings, electrotechnical officers, ये बीच में हटा दिया, special training for engineers, personal management, ये on power plants more than 1000 kV होना चाहिए actually उनके लिए। Electrotechnical rating, officer अलग है, rating अलग है। This was the requirements to be complied with. ये ETU का। So these were the major changes. Okay, carriage of trainees to be mandatory on ships. India, ये सबने अपने papers, masters should not be counted as watch keeper. Then ships and campus concept, India, ये इंडिया का है, मतलब हम लोग करते हैं ना ship and campus for what do you call training के लिए for cadets की. I think एक ही है मेरे ख्याल से, IMI है ना, उनके पास है शायद शिप एंड कैंपस कॉन्सेप्ट। रेडियो कम्युनिकेशंस रिफ्रेशर एंड अपडेटेड ट्रेनिंग, GMDSS, ऑन बोर्ड फैमिलाइजेशन विद द इक्विपमेंट कैरेट, चेंजेस टू मर्सार, स्पेशल शिप टाइप्स। सो हर एक के लिए अलग अलग ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स वर ब्रॉट अबाउट। Tanker endorsements, higher level tank endorsements for all watchkeeping officers. Safety and security, ISPS जो था तुम्हारा वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, पर्सनल सर्वाइवलिटी, फायर फाइटिंग। अच्छा, प्लस ये तो okay, these are the 4 basic ones, refresher training for basic. PST हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, PSSR हो गया, एलिमेंट्री फर्स्ट एड हटा गया, या दूसरा था एवरी 5 years ये करना ही करना है आपको।
PSSR कोर्स थोड़ा एडवांस कर दिया था, ये चीज़ें डाल दी गई थी इस पर। Then advance in areas where trading can't be conducted on board, survival का जैसे PSCRB हो गया, advanced firefighting, every 5 years again. Ship security officers course, everyone should be having that. All, not everyone, but कहते हैं कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए जिनके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड इसलिए कंपनी सबसे ही करवा लेती है, बट यू शुड हैव एटलीस्ट 2 पीपल ऑन बोर्ड जिनके पास ये है। एंड दोज हुआ ये कोर्स उन्हीं को करना है जो शिप सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज करेंगे। बाकियों के पास खाली दूसरा जो है आपका कहते हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज, उनके लिए। सो सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स मैंडेटरी फॉर ऑल दिस थिंग, विदाउट सिक्योरिटी दिस थिंग रिलेटेड ड्यूटीज, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी DSD सब नाम है उसका, हाँ, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज है ना। शिप सिक्योरिटी कोर्स एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज होता है, एक SSO वाला होता है, और बाकी जितने भी क्रू मेंबर्स हैं सबके पास वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। वॉच कीपिंग, रेस्ट आवर्स आ गए थे 10 hours इन एवरी 24 hours, और 6 घंटे का ये तो मैंने कर ही लिया था आपके साथ, 2 पीरियड में डिवाइड होते हैं, 6 और 4 घंटे का इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पीरियड्स नॉट टू एक्सीड 14 hours. 2 days in a week, rest must be reduced to 6 hours. ये डिलीट कर दिया था, 2 days in a week. और फिर वो आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आ गई थी वो कि 70 hours हो सकता है इन अ 7-day पीरियड, बट अदरवाइज 77. ओके, ड्रिल्स एंड ऑल डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब ऐसे टाइम में होनी चाहिए कि वो जो रेस्ट आवर्स को है उसको डिस्टर्ब ना करें। एंड यस 70 hours का हो सकता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मेनली सेफ्टी, कि वो काम ऐसे हैं कि यू कैन नॉट लीव देम टू द नेक्स्ट डे, तो तब 70 hours का रेस्ट। अल्कोहल लिमिट्स, ब्लड अल्कोहल कंटेंट लिमिट रिड्यूस टू 0.05% in your blood and 0.25 mg per liter in your breath, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Most of the companies now following zero alcohol. ओके, बाकी ये सब आपके रेजोल्यूशंस है कॉन्फ्रेंस के टाइम में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हैं। एक्शन डेट्स 1st January 2012 जो है आपकी, दैट वाज द डेट व्हेन इट वाज सपोज्ड टू एंटर इनटू फोर्स। कहाँ गया? यस, 1st January 2012 से इट एंटर्ड इनटू फोर्स, और वो 5 साल का पीरियड था आपका। मैंडेट 2000, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है 1st January 2017, फिर वो मैंडेटरी 1st January 2017 फॉर एग्जिस्टिंग मीन्स जो 95 वाले सर्टिफिकेट्स थे। uh, 2013, like जब ये हुआ था, I had just joined the era in 2012, so that was the time when they started. So पूरा जो करिकुलम था वो पूरा रिवाइज किया गया था from 95 to 2010, और उसके बाद फिर रिव्यू वो हुआ, हमारा ऑडिट हुआ, people from DG came on board to ensure that we were complying to the 2010 requirements of IMO का जो ये था STCW, तो they came and to ensure that कि हमारा सारा जो सिस्टम है is as per 2010 मनीला अमेंडमेंट्स। करिकुलम भी हमने रिवाइज किया,
changes हुए, not only us, other all institutes, and a report was submitted to DG Shipping. DG Shipping ने फिर IMO को बताया, okay भाई, all institutes in India we are complying with the requirements of STCW 2010. फिर IMO से लोग आए ऑडिट करने DG का और देखा कि DG was complying with the requirements of STCW 2010, मतलब फ्लैग स्टेट was complying, तो व्हाइट लिस्ट में रख दिया उसको. रैंडमली वो लोग एक आध एक इंस्टीट्यूट को भी चेक कर लेते हैं कि देखने के लिए कि वास्तव में दे आर डूइंग इट. डीजी तो गए जाते ही जाते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स डीजी में पड़े हैं. एट द सेम टाइम एक दो तीन इंस्टीट्यूट्स दे पिक अप एट रैंडम और उनको चेक करते हैं, एंड इफ दे एवरीथिंग इज ओके तो वाइट लिस्ट में आ जाता है नाम. Okay guys, I don't think there's anything much more in this. Maritime administration, ये maritime administrations का काम है. Training institute का पहले देखा था, this is maritime training institute. Shipping companies ensure seafarer are able to communicate orally and effectively. Ensure seafarer undertake the refresher and updated training as and when they come on leave. Continuously updated रहे with all the information. Then ET rating, E2 certificates whenever carried on ships, उनको इशू किए जा रहे हैं. Every tanker endorsement has been done and displayed. अब ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है that before placing you on board the ship, they must make sure that you have all the documents for the ship that you are joining. Training institutes का ये था. अपग्रेड कोर्सेज, PSSR, टैंकर फेमिलियर, कॉम्पिटेंसी कोर्सेज, सबको हम लोगों ने अपडेट किया था. प्रिपेयर कंडक्ट अपग्रेडेशन कोर्सेज फॉर एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स. कहीं कहीं पर टेस्ट भी लेना पड़ता है, जहाँ पे ये जो टेस्ट वेस्ट कराते हैं ये हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कराते. इट इज़ अ रिक्वायरमेंट. लेट्स से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, GMDSS का या EGDIS का कोर्स कर रहे हैं, सो उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट. Seafarers have to undergo this thing for new items which are coming up. Refresher training करनी है आपको. Undertake seafarer advanced safety courses. Revalidate your certificate of competency. Ratings को अपना करना है, engineers को अलग करना है. Okay, sirs? Yes, sir. Yes, sir. So this is your STCW 2078 से लेके 2010 के amendments. The changes. Questions कैसे आएंगे? यार questions मैंने ये part of the law truly speaking देखा नहीं है, क्योंकि मैं जब खैर अब तो मैं फेज 2 में लॉ पढ़ाता नहीं हूँ. I used to teach only what do you call charter parties, bills of lading, Hague rules, Hague-Visby rules, Hamburg rules, ये पढ़ाता था मैं. एंड लॉ में चार्टर पार्टीज वगैरह हो गया, कार्गो, फ्रेट ये सब मैं करता था. बट दिस टॉपिक आई वुड नॉट नो, मैंने देखा भी नहीं. मैं अपने क्वेश्चंस बनाता था और डीजी को भेजता था. मतलब लॉ में जितने भी क्वेश्चंस होते थे तो मतलब 2-3 क्वेश्चंस मैं अपने डालता था, सौजन्य अपने डालता था, कैप्टन सरीन अपने डालते थे, तो मिल करके पेपर बनता था विच वी यूज्ड टू सेंड टू डीजी शिपिंग. सो नेवर डिड सी कि इसमें क्या आ सकता है. बट हाँ ये हो सकता है changes, what all changes were brought about in the 95 amendment to STCW course, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस उसी में आए. जो स्टैंडर्ड्स को वो करना था, क्योंकि उससे पहले सब कुछ हैपहैज़र्ड हो रहा था. So what changes were brought about by the Manila amendments? या रेस्ट आवर्स का आ सकता है,
ये आई वुड नॉट नो एग्जैक्टली यार, ये या तो पास्ट पेपर्स में देखो आप या फिर कैप्टन सौजन्या ही इज द राइट पर्सन इन दिस, बट पास्ट पेपर्स में देख लें. बट आई सजेस्ट यही होंगे व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट in the STCW to, yeah, what changes that 2010 Manila amendments brought about. Yes, 95 में क्या क्या changes आए थे. 95 की भी कोई बात नहीं करेगा वैसे, everybody will talk about the latest. 2010 के जो amendments हैं उसमें what were the major changes. ठीक है सर, नोट्स तो होंगे आपके पास ना इसके. यस सर. तो वही मेजर चेंजेस देख लीजिए क्या क्या आए हैं 2010 के. Okay guys, so anything else? नो सर. वो माथुर सर के नोट्स चाहिए थे. ओके यस, बात तो हुई थी मेरी उनसे. यस आई विल लुक करते. चलो एक बार अभी फिर बोलता हूँ मैं उनको. और ये हाँ ओके, चलो एक बार फिर बोलते हैं उनको. हाँ जी ललित कुमार भाई. Yes, sir. हाँ, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay. ओके चलो कोई बात नहीं, ऑल फाइन. अब थोड़ा सा टाइम रह गया है. अगर तरुण मेनन कहेगा कि सर छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, लेकिन तरुण मेनन तो है ही नहीं क्लास में. तो आप लोग अटक गए. फोन करो उसको जल्दी. ओके मीन टाइम कुछ और पूछना चाहते हैं? एनीथिंग एल्स दैट anything that you want to know from my side? लॉ का तो चलो मैं जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना ही होगा. शिप हैंडलिंग में किसी में कुछ और जानना चाहते हैं फिलहाल? अभी तो रिवीजन करना पड़ेगा सर, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे. ओके कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आया, ब्रिज इक्विपमेंट में कुछ पूछना है? जीपीएस, डॉपलर लॉग, ऑटो पायलट. हाँ जी नो सर. चलो ठीक है. ओके फिर और कुछ नहीं है तो we can call it a day, and then you all guys have a nice weekend. Stay safe everyone. थैंक्स अ लॉट सर. सर माथुर सर को रिमाइंड कर दिएगा नोट्स के लिए सर. बस मैं सभी करता हूँ. Right after this thing I will talk to him. हाँ सर, विच इज ऑल्सो सेफ वीकेंड. Okay guys, thanks very much. See you next week. थैंक यू सर. ओके. गुड नाइट. थैंक यू सर.